डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम ज़ूलॉजी मिलर हार्ले 5 एडिशन चैप्टर नंबर 14 फाइलम आर्थ्रोपोडा सब फाइलम कैलिसडेटा कि हमारे पास क्लास एरेक्निडा का ऑर्डर है जिसको आज हमने डिस्कस करना है और उस ऑर्डर का नाम है ऑर्डर स्कॉर्पियोनिडा। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स ये ऐसा ऑर्डर है जिसके अंदर स्कॉर्पियंस पाए जाते हैं। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं स्कॉर्पियोनिडा जो वर्ड है ये स्कॉर्पियन रिलेटेड है, सो डेट्स वाई ये ग्रुप का नाम रखा गया है स्कॉर्पियोनिडा। और इसके अंदर जितने भी आर्थ्रोपोड्स हैं वो सारे के सारे स्कॉर्पियंस हैं। तो स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं। वो कहता है कि मेंबर्स ऑफ दिस ऑर्डर आर कॉल्ड स्कॉर्पियंस, यानी कि इसमें जितने भी मेंबर्स हैं स्कॉर्पियन के अलावा इसके अंदर और कोई एनिमल प्रेजेंट नहीं है। हाँ, ये हो सकता है चूँकि ये ऑर्डर है तो इसमें डिफरेंट जेनरा हो सकते हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ हो सकती हैं, लेकिन ये ऑर्डर टोटल स्कॉर्पियंस का है। उसके बाद स्टूडेंट्स वो कहता है कि इसके अंदर नेक्स्ट हमने जो स्ट्रक्चर पढ़नी है वो है कैलिसरी। तो स्टूडेंट्स पिछली क्लासेस के अंदर हमने डिस्कस किया था कि ये अपेंजेस होती हैं जो फूड हैंडलिंग के लिए या प्रे की कैचिंग के लिए यूज़ होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें कैलिसरी की तो जो पिछली हमने क्लासेस पढ़ी हैं उनके अंदर ये शॉर्ट नहीं थी, ये रिड्यूस नहीं थी, ये लॉन्ग थी। लेकिन अगर हम ऑर्डर स्कॉर्पियोनिडा की बात करें और उसमें हम एक एग्जांपल स्कॉर्पियन लें तो उसके अंदर ये जो कैलिसरी हैं ये रिड्यूस्ड होती हैं, साइज़ में छोटी होती हैं। सो डेट्स व्हाई वो कहता है कि कैलिसरी जो होती हैं स्मॉल होती हैं ऑन द फ्रंट ऑफ कैरापिस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और नई चीज़ आ गई है जो हमने डिस्कस करनी है कि इसके अंदर कैरापिस कौन सा होता है। तो स्टूडेंट्स इनके एंटीरियर रीजन के ऊपर, फ्रंट रीजन के ऊपर इनका जो हेड होता है उसकी अपर कवरिंग जो होती है उसे हम कैरापिस कहते हैं। तो यहाँ पर इस डायग्राम में यहाँ पर देखें तो ये वाली जो हमें स्ट्रक्चर नज़र आ रही है जिसके अंदर इसकी आइज़ वगैरह प्रेजेंट हैं, जिससे ये इसकी अपेंजेस निकल रही हैं, तो इसकी अपर सरफेस को हम कैरापिस कहते हैं। तो कहता है कि जो कैलिसरी हैं ये स्मॉल हैं, यदि फ्रंट ऑफ कैरापिस पे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कैरापिस है तो ये छोटी छोटी हमें स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही हैं। ये एक्चुअल में तो अपेंजेस हैं लेकिन स्कॉर्पियंस के अंदर ये रिड्यूस्ड हैं, बहुत कम होती हैं, बहुत छोटी होती हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इनकी अगर हम बात करें तो वो कहता है कि इन कैलिसरी के बाद नेक्स्ट अपेंजेस होती हैं जिनको हम पैडीपॉल्प्स कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस डायग्राम के अंदर ये जो पहली हैं ये हमने पहले डिस्कस की हैं, ये कैलिसरी हैं। उसके बाद ये बाहर की तरफ हमें ये बहुत लंबी लंबी इसकी अपेंजेस या लेग्स जिसकी नज़र आ रही हैं, तो इनको हम पैडीपॉल्प्स कहते हैं। तो वो पैडीपॉल्प्स की लोकेशन बता रहा है कि दीज आर प्रेजेंट बिहाइंड द कैलिसरी। तो वो कहता है कि ये लार्ज होती हैं पैडीपॉल्प्स बिहाइंड द कैलिसरी, चूँकि ये कैलिसरी की बैकवर्ड पोजीशन पर मौजूद हैं। सो डेट्स व्हाई वी कैन से दैट दे आर प्रेजेंट बिहाइंड द कैलिसरी। उसके बाद स्टूडेंट्स अब हम इसकी बॉडी के जो डिफरेंट रीजन्स हैं हम उसको डिस्कस करते हैं कि इसमें कौन कौन से रीजन्स हैं। तो स्टूडेंट्स जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि इनकी जो बॉडी होती है वो दो मेन रीजन्स पर कंसिस्ट करती है। एक इनका फ्रंट रीजन होता है जो कि माउथ कंटेनिंग होता है, सेंसरी ऑर्गन कंटेनिंग होता है, तो उसको हम प्रोसोमा कहते हैं। लेकिन उससे पीछे वाला जितना भी हिस्सा होता है उसे हम ओपिस्थोसोमा कहते हैं। लेकिन इस ऑर्डर स्कॉर्पियोनिडा के अंदर जो ओपिस्थोसोमा है ये आगे मज़ीद सब पोर्शंस में डिवाइडेड है। तो हम देखते हैं कि इसके कौन कौन से सब पोर्शंस हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इसका ये वाला वो पार्ट है जो प्रोसोमा है, यानी कि माउथ कंटेनिंग, या हम कह सकते हैं सेंसरी ऑर्गन कंटेनिंग, या कैलिसरी कंटेनिंग, या पेडिपल्प कंटेनिंग। तो ये वो एरिया है जिस एरिया को हम प्रोसोमा कहते हैं। तो इसके बाद ये जो नीचे वाला सारे का सारा पोर्शन है इसे हम ओपिस्थोसोमा कहते हैं। याद रखिए इसके अंदर यानी स्कॉर्पियन के अंदर ये जो ओपिस्थोसोमा है ये मज़ीद आगे कुछ पोर्शंस में डिवाइडेड होता है। तो इस ओपिस्थोसोमा को हम डिवाइड करते हैं इस पोर्शन के अंदर। यहाँ पर देखें ऊपर वाला प्रोसोमा, ये नीचे सारे वाला ओपिस्थोसोमा है। तो इसमें एक ये ब्रॉड पोर्शन है इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये वाला जो एरिया है इसे हम प्री एब्डोमेन कहते हैं। और उसके बाद ये नेक्स्ट वाला जो रीजन है इसे हम पोस्ट एब्डोमेन कहते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, ये वाला हमारे पास है प्री एब्डोमेन और ये वाला हमारे पास है पोस्ट एब्डोमेन। और ये दोनों
प्री एब्डोमेन एंड पोस्ट एब्डोमेन ये दोनों जो हैं ये सब डिवीजन्स हैं एक्चुअल में ओपिस्टोसोमा की। तो यहाँ तक हम कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पूरा एरिया है ये एक्चुअल में ओपिस्टोसोमा का है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखने लगे हैं कि इस ओपिस्टोसोमा के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं। जैसे कि हमने बात की है कि इसमें प्रोसोमा ओपिस्टोसोमा के अंदर जो है वो प्री एब्डोमेन है, पोस्ट एब्डोमेन है। तो अब देखना ये है कि इन दोनों पोर्शंस के अंदर कौन कौन से बॉडी ऑर्गन्स, कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। तो इस ओपिस्टोसोमा के सबसे पहले पोर्शन प्री एब्डोमेन को सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि विच स्ट्रक्चर्स आर देयर प्रेजेंट इन दिस रीजन विच इज़ नोन एज प्री एब्डोमेन। तो स्टूडेंट्स वो कहता है कि ओपिस्टोसोमा इज डिवाइडेड एंड कंटेन द प्री एब्डोमेन। डेफिनेटली हम ये बात कर चुके हैं कि ये डिवाइडेड तो है ही सही, लेकिन अब देखना ये है कि इसके कौन कौन से रीजन है। ऑलरेडी बताया है कि प्री एब्डोमेन है और उसके बाद पोस्ट एब्डोमेन है। तो सबसे पहले प्री एब्डोमेन में देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं स्टूडेंट्स। वो कहता है कि इसके अंदर ओपनिंग्स होती हैं। प्री एब्डोमेन की लोअर साइड पर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनको हम ओपनिंग्स कहते हैं, और वो ओपनिंग्स डिफरेंट पर्पज़ के लिए, डिफरेंट मकासद के लिए यूज़ होती हैं। तो कौन कौन से पर्पसेस हैं उनके, कौन कौन से मकासद हैं। तो पहले में वो कहता है कि उसकी जो बॉडी की लोअर साइड होती है उसके साथ बुक लंग्स होते हैं जो डेफिनेटली यूज़ फॉर गैसियस एक्सचेंज। तो उसकी ओपनिंग जो है वो एयर के एक्सचेंज के लिए, ताकि एयर जाए और बुक्स लंग्स में से गैसेस का एक्सचेंज हो, तो वो ओपनिंग उसके लिए भी यूज़ होती हैं। तो पहला फंक्शन पढ़ लिया हमने, लोअर साइड पर जो ओपनिंग्स होती हैं उनका। दूसरा स्टूडेंट्स वो कहता है कि उनके साथ कुछ रिसेप्टर भी होते हैं जिनकी डिस्टॉर्शन से उनको किसी टच का एहसास होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो ओपनिंग टच रिसेप्टर के तौर पर भी काम करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स वो कहता है कि उनके अंदर वही ओपनिंग जो होती हैं उनकी अंदर वाली साइड पर कुछ ऐसे रिसेप्टर मौजूद होते हैं जो इन्वायरमेंट में केमिकल्स को सेंस करते हैं। सो डेट्स हम ये कह सकते हैं कि दीज ओपनिंग्स आर आल्सो यूज फॉर कीमो रिसेप्शन। उसके बाद स्टूडेंट्स वो कहता है कि ये जो हमारे पास ओपनिंग्स हैं जो कि गैसियस एक्सचेंज के लिए भी यूज़ हो रही हैं, क्योंकि दीज आर एसोसिएटेड विद द बुक लंग्स, दीज आर आल्सो एसोसिएटेड विद द टच रिसेप्टर एंड आल्सो एसोसिएटेड विद कीमो रिसेप्टर। तो ये बहुत सारी ओपनिंग्स होती हैं जो बॉडी की लोअर सरफेस पर होती हैं, और कलेक्टिवली हम इनको पैक्टीन्स कहते हैं, पैक्टीन्स। उसके बाद वो कहता है कि यही जो ओपनिंग्स होती हैं, इन्हीं ओपनिंग से जेनिटल पोर्स भी होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स अगर ये ओपनिंग्स मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स के साथ या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के साथ एसोसिएटेड हैं, तो डेफिनेटली ये एक ऐसा पोर्शन होगा जहाँ से स्पर्म जो है वो बॉडी से आउटसाइड निकल सकते हैं। और अगर ये फीमेल की बॉडी के साथ एसोसिएटेड हैं तो डेफिनेटली इट मीन्स डैट एग्स जो हैं वो यहाँ से रिमूव हो सकते हैं, या मेल यहाँ से स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर सकता है। तो इन ओपनिंग्स के काफ़ी सारे पर्पज़ हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास इसका जो ये वाला रीजन है, अभी तक हमने ये रीजन पढ़ा है जिसको हमने प्री एब्डोमेन कहा है। अब इसका नेक्स्ट जो आखिरी रीजन है उसको डिस्कस करने लगे हैं जिसका नाम है पोस्ट एब्डोमेन। तो इस पोस्ट एब्डोमेन में सबसे पहले इसने टिप का जिक्र किया है कि इस पोस्ट एब्डोमेन का जो एंड है, जो टिप है, उसकी वो बात कर रहा है कि टिप ऑफ पोस्ट एब्डोमेन कंटेन अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिंग। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स के जो स्कॉर्पियन होता है, जो बिच्छू होता है, उससे हम सब लोग वाकिफ़ हैं कि उसकी जो टेल होती है उसके एंड के ऊपर इसका डंग होता है। तो वो एक्चुअल में टेल नहीं होती, वो इसका एब्डोमेन का पार्ट होता है। तो वो जो स्टिंग होता है उसके अंदर पॉइजनस ग्लैंड्स होते हैं जो पॉइजन बनाते हैं या टॉक्सिक मटेरियल बनाते हैं। तो वो जो पॉइजनस ग्लैंड्स होते हैं उनके अराउंड, उनके बाहर स्मूथ मसल्स की एक लेयर होती है। तो जैसे ही वो टॉक्सिक केमिकल या जो पॉइज़न उसके अंदर स्टोर होता रहता है, और जब इनको ज़रूरत पड़ती है किसी भी एनिमल बॉडी को डंग मारने की, तो ये स्मूथ मसल को कंट्रैक्ट करते हैं और इनका ये जो स्टिंग है ये बॉडी के अंदर इंजेक्ट होता है, और ये जो इसके इंजेक्ट होने के बाद ये कंट्रैक्ट करता है अपने स्मूथ मसल्स को, जिससे जो टॉक्सिक मटेरियल होता है वो प्रे के अंदर या जिस बॉडी को ये स्टिंग कर रहे होते हैं उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा पेन काज होता है।
तो स्टूडेंट्स हमने इस स्टिंग की बात किया, वो कहता है कंटेन अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिंग, अ फ्यू आर डेंजरस टू ह्यूमन। तो इसमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके जो ये स्टिंग होता है, जो टॉक्सिक मटेरियल जो बॉडी के अंदर ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स ने बताया कि इसमें स्मूथ मसल्स होते हैं, जो वेनम होता है, ये जो टॉक्सिक मटेरियल होता है उसको बॉडी में इंजेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं इसकी रिप्रोडक्शन कैसे होती है। तो स्टूडेंट्स रिप्रोडक्शन डेफिनेटली एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी स्पीशी को मेंटेन करने के लिए, अपनी जनरेशन को मेंटेन करने के लिए प्रोसेस करता है। बट यहाँ पर एक चीज़ तवज्जो तलब ये है कि रिप्रोडक्शन किए बगैर कोई भी जानदार ज़िंदा रह सकता है। ओनली एनिमल और ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव विदाउट रिप्रोडक्शन, बट टू मेंटेन द इट्स जनरेशन और टू मेंटेन द स्पीशी दे हैव टू रिप्रोड्यूस। तो उनको रिप्रोड्यूस करना पड़ता है, क्या करने के लिए? अपनी स्पीशी को या जनरेशन को मेंटेन करने के लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर वो कहता है कि जो मेल एंड फीमेल्स होते हैं वो मेट करते हैं। इट मीन कि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, इनके अंदर ई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं होती। तो कहता है कि इसमें मेल और फीमेल मेट करते हैं, इनका कोर्टशिप बिहेवियर होता है, कपुलेशन बिहेवियर होता है। तो उसके नतीजे में क्या होता है, वो कहता है कि इनका ये जो मेटिंग टाइम है वो 5 मिनट से सेवरल आवर्स तक होता है। मीन 5 मिनट से लेकर काफ़ी घंटों तक इनका जो मेटिंग का बिहेवियर है, ये जो मेटिंग का प्रोसेस है वो चलता रहता है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट से बताता है कि जो इनका मेटिंग का बिहेवियर है वो होता कैसे है। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स को कहता है कि इसमें जो मेल्स होते हैं वो फीमेल को ग्रैब करते हैं, फीमेल को होल्ड करते हैं। और वो होल्ड किस तरीके से करते हैं? ये होल्ड इस तरीके से करते हैं कि जो मेल की जेनिटल ओपनिंग है, जहाँ से स्पर्मेटोफोर रिलीज़ होने हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि स्पर्मेटोफोर्स ऐसे छोटी छोटी सैक्स होती हैं, ऐसे पॉकेट्स होते हैं जिनके अंदर स्पर्म इनक्लोज्ड होते हैं। तो स्पर्म कंटेनिंग पैकेट्स आर नोन एज स्पर्मेटोफोर। तो मेल स्पर्मेटोफोर रिलीज़ करेगा, तो जहाँ से मेल के स्पर्मेटोफोर रिलीज़ होंगे तो मेल फीमेल को होल्ड इस तरीके से करता है कि फीमेल की जो जेनिटल ओपनिंग है उसके बिल्कुल उसको फेस कर रही हो। तो उससे क्या होता है कि डायरेक्टली जो मेल होता है वो अपने स्पर्मेटोफोर को फीमेल की जेनिटल ओपनिंग के ऊपर रिलीज़ करता है, जैसे फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्मेटोफोर जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। लेकिन इन सम केसेस ऐसा होता है कि जो मेल है वो स्पर्मेटोफोर साइल में या ज़मीन के ऊपर या अर्थ सरफेस के ऊपर रिलीज़ कर देता है और फीमेल आकर उसको पिक कर लेती है। तो हम स्कॉर्पियन के केस में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स हमने कहा है कि मेल होल्ड द फीमेल विद द हेल्प ऑफ पेडिपल्प्स। तो यहाँ पर पेडिपल्प का फंक्शन आ गया स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखें कि कैलिसरी आर वेरी स्मॉल, सो यहाँ पर ये होल्डिंग का जो पर्पज़ है उसके लिए यूज़ नहीं हो सकते। तो ये जो लार्ज अपेंजेस हैं दीज आर नोन एज पेडिपल्प्स एंड दीज पेडिपल्प्स आर यूज्ड टू ग्रैब द फीमेल और टू कैच द फीमेल और टू होल्ड द फीमेल। तो मतलब ये है कि ये वाली जो इनके अंदर अपेंजेस हैं ये फीमेल को होल्ड करने के लिए, कौन से पर्पज़ के लिए? फॉर द पर्पज़ ऑफ मेटिंग इनको यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स को कहता है कि लोअर पार्ट और पेडिपल्प्स लोअर पार्ट पर होती हैं और वो मेल जो होता है वो स्पर्मेटोफोर जो है उनको रिलीज़ करता है लोअर साइड से और फीमेल की जेनिटल ओपनिंग उसके फ्रंट पर होती है। तो यही उसने कहा है कि स्पर्मेटोफोर डिपॉजिट किए जाते हैं ग्राउंड के ऊपर सम टाइम, और सम टाइम मेल जो होता है वो फीमेल की ओपनिंग के ऊपर रिलीज़ करता है। सच डैट रिलीज स्पर्मेटोफोर्स एट द जेनिटल ओपनिंग ऑफ द फीमेल। ये स्टूडेंट्स पहले आप लोगों को बता चुका हूँ मैं। उसके बाद वो कहता है एंड स्पर्म्स आर रिलीज फ्रॉम स्पर्मेटोफोर इन द जेनिटल ओपनिंग ऑफ द फीमेल। तो जैसे मेल अपने स्पर्मेटोफोर जेनिटल ओपनिंग ऑफ फीमेल के ऊपर पोर कर देता है तो जो स्पर्मेटोफोर्स हैं उनमें से स्पर्म रिलीज़ हो जाते हैं और फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने देखना है कि इनमें से कौन कौन से ऐसे स्कॉर्पियंस हैं जो अंडे देते हैं, कौन कौन से ऐसे हैं जो बच्चे देते हैं। ओवीपेरस वो हैं जिसमें से फीमेल एग रिलीज़ करती है। ओवोविविपेरस वो हैं कि जिनमें एग तो रिलीज़ किया जाता है लेकिन एग के अंदर जो यंग वन होता है उसकी डेवलपमेंट हो चुकी होती है। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स यही बात वो कहता है कि डेवलपमेंट इज़ इंटरनल। इनके अंदर जो डेवलपमेंट होती है वो इंटरनल होती है। लार्ज योग की एग्स होते हैं, इट मीन उनके अंदर काफ़ी सारी योग होती है
और जो है वो ऐसे एग्स को बॉडी से बाहर रिलीज़ किया जाता है। लेकिन वो कहता है कि कुछ ऐसे भी आर्थ्रोपोड्स हैं जो विविपेरस हैं, इट मीन जो बच्चे देते हैं। इनके अंदर भी जो विविपेरस हैं उनके अंदर ऐसा ही होता है। तो इसमें जो यंग वन होता है, जो बेबी होता है, उसको जो न्यूट्रिशन होती है वो बॉडी मदर बॉडी से मिल रही होती है। तो यही वो बताता है कि मदर बॉडी प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द यंग वंस इनसाइड द बॉडी, सो सच आर कॉल्ड विविपेरस। जिनके ऐसे एनिमल जिनमें से बेबी की बर्थ हो उनको हम विविपेरस कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमने देखना है कि ओवरीज इनकी कैसे होती हैं, आखिरी हमारा पॉइंट है, और इनके अंदर डेवलपमेंट कैसे होती है। तो स्टूडेंट्स वो कहता है कि एग्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं डाइवर्टिकुला ऑफ ओवरी के अंदर। तो यहाँ पर एक बात याद रखनी है, डाइवर्टिकुला हम किसी भी एक्सटेंडेड पार्ट को कहते हैं। तो ओवरी से निकला हुआ या ओवरी से एक्सटेंड किया हुआ जो पार्ट होता है उसे हम डाइवर्टिकुला कहते हैं। तो यही कहता है कि एग्स आर प्रोड्यूस इन द डाइवर्टिकुला ऑफ द ओवरी दैट इज़ नियर टू द डाइवर्टिकुला ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो इसका मतलब है कि इसकी ओवरी जहाँ पर एग प्रोड्यूस हो रहे हैं जिस डाइवर्टिकुला में, ओवरी के डाइवर्टिकुला में, उसी के साथ ही डाइवर्टिकुला ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो इन इजी वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर एग प्रोड्यूस हो रहे हैं उसी के करीब ही डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्सटेंशन है। तो इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये है कि जहाँ पर एग प्रोड्यूस हो रहा है उसी के साथ ही डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में डेफिनेटली फूड प्रेजेंट होता है। तो वो फूड डाइजेस्टिव सिस्टम के डाइवर्टिकुला से ट्रांसपोर्ट होकर डाइवर्टिकुला ऑफ ओवरी तक पहुंचता है, जिससे बेबी को खुराक मिलती रहती है, ऑफस्प्रिंग्स को, डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म को खुराक मिलती रहती है, जिससे उसकी ग्रोथ होती है। तो स्टूडेंट्स यही कहता है कि एग्स आर प्रोड्यूस इन द डाइवर्टिकुला ऑफ द ओवरी दैट इज़ नियर टू द डाइवर्टिकुला ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू गेट न्यूट्रिशन। वो करीब ही इसीलिए होता है ताकि उसको न्यूट्रिशन मिल सके। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा लास्ट पॉइंट है कि डेवलपमेंट इनके अंदर कैसे होती है और वो कितना टाइम उसको चाहिए होता है। तो स्टूडेंट्स इनके अंदर जो डेवलपमेंट है उसका पीरियड काफ़ी लेंथी होता है। वो कहता है कि डेवलपमेंट जो है नीड अबाउट 1.5 ईयर्स, मतलब 1.5 साल के अंदर इनकी डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है। कंपेयर टू ह्यूमन भी अगर हम बात करें, ह्यूमन से भी कंपेयर करें तो उसके बावजूद ह्यूमन से भी इनका जो डेवलपमेंट पीरियड है वो ज़्यादा है। अगर हम ह्यूमन गेस्टेशन पीरियड की बात करें तो ऑलमोस्ट 9 मंथ होता है, लेकिन इनका 1 ईयर एंड 6 मंथ, 1.5 ईयर अगर हम बात कर रहे हैं तो 1.5 साल तक इनकी डेवलपमेंट चलती रहती है। और जो एक फीमेल होती है उसमें से 20 से 40 ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो बनते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल जो बन रहे हैं, जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स वो कहता है कि 1.5 ईयर तक इनकी डेवलपमेंट होती है। 20 to 40 यंग वंस आर प्रोड्यूस्ड और ब्रूडेड इन द 1 रिप्रोडक्टिव सीजन।